नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। नून लीग के अंदर खबरें आ रही हैं कि एक जासूस पकड़ा गया है और वो जासूसी कर रहा था, और किसके लिए जासूसी कर रहा था वो भी आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ इमरान खान साहब का एक बदतरीन दुश्मन, एक बड़ा घटिया किस्म का दुश्मन, उसकी जो आप कट्टा चिट्टा खुलकर सामने आया है और वो इबरत का निशाना बना है, वो आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाह रहा हूं कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब को आप सुने कि ये इमरान खान साहब के बारे में क्या फरमा रहे हैं कि इमरान खान जिस खूबसूरती के साथ लड़ा है, मैंने पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से किसी को लड़ते हुए नहीं देखा है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब को सुने। इमरान खान साहब जो हैं बहुत बहादुर दलेर आदमी। जब मैं सबको कहता था कि ये आपको, और मैं उसको कहता था अभी इमरान खान से इक़्तिदार भी नहीं आया था, 2018-2017 में सारे दोस्त जानते हैं और मीडिया के लोग जानते हैं। मैं मीडिया पे कई दफ़ा कह देता था कि ये आपको लग पता जाएगा, अब आप छेड़ेंगे। क्लिप चलते रहे पुरानी। फिर उसके बाद इमरान खान साहब के नंबर 2 है कि मैंने किसी को इतना खूबसूरत लड़के नहीं देखा। मैं समझता हूँ कि उस बंदे के, और मैं उसकी वजह भी जानता हूँ, लेकिन आपके प्रोग्राम में था, मैंने कुछ किया है कि वो एक फास्ट बॉलर था, 20-25 साल वो लड़ क्यों देखा एग्रेशन है ना, अब उसको लड़ना। दूसरी से यही, उससे अच्छे खूबसूरत कम्युनिकेटर आज के दिन में पॉलिटिक्स में कोई नहीं है। इंटरव्यू दे, तकरीर करे, कोई बात करे, मेस्मराइज कर देता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात हुकूमत के और तहरीक इंसाफ के होने थे, और इमरान खान साहब ज़ाहिर है इस मुज़ाकरात के अंदर अहम तरीन नुक्ता जो टेबल के ऊपर लेकर बैठे हुए हैं वो शहीदों का खून है, वो नौजवानों का खून है। इमरान खान 26 नवंबर को सेंटर स्टेज बिल्कुल टेबल के सेंटर में रखकर बैठे हुए हैं, और हुकूमत और ज़ाहिर निज़ाम किसी तरह से रास्ता निकाल रहा है कि मुज़ाकरात को डीरेल किया जाए और इनसे साइड लाइन हुआ जाए। अब जो खबर आ रही है, ज़ुबैर अली खान साहब ने ये खबर दी है, इमरान खान ने मुज़ाकरात को एक और मौका दे दिया है और मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात न करवाने के बावजूद तहरीरी मुतालबात देने की इजाजत दे दी है, तहरीरी इजाजत दे दी है। अब ये बात ध्यान में रखें कि 2 जनवरी को जो एलामिया जारी हुआ था, उस एलामिया के मुताबिक आगे जो भी लाहे अमल देना था तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद देना था, लेकिन 2 जनवरी और आज तक ये मुलाकातें नहीं करवाई गई। उसके बाद खान साहब का 6 जनवरी को एक ट्वीट भी आ जाता है। अब इमरान खान साहब ने बगैर मुलाकात किए ये इजाजत दे दी है ज़ुबैर अली खान साहब के मुताबिक कि बराए मेहरबानी आप लोग लिख कर दे दें कि हमारे ये 2 मुतालबात है, 2 मुतालबात, यानी 26 नवंबर और जो 9 मई है उसके ऊपर कमीशन, और जो तहरीक इंसाफ के असीरान है उनकी रिहाई। सानिहा 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा तहरीरी तौर पर दिया जाएगा। तो ये अडयाला जेल से इमरान खान साहब ने दे दिया। ये बात ध्यान में रखें कि मुज़ाकरात का जब एक ढोंग रचाया गया था पाकिस्तान में, या हुकूमत के निज़ाम की जानिब से ये सोचा गया था, ये ख्याल, ये तसव्वुर ये किया गया था कि असल में ये ट्रिक होगा, ये इसके साथ खेला जाएगा। सबसे पहले डिमांड आएगी कि खान साहब के लिए कोई रास्ता निकालें, फिर ये भी शायद आ जाए कि खान साहब को बन्नी गला भेज देते हैं, हाउस अरेस्ट कर देते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जो भी बैकडोर चीजें खान साहब तक पहुंचवाई गई हैं, जाहिर है इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब किसी भी सूरत, किसी भी तौर पर मैं ना तो पेशावर जाऊंगा, खैबर पख्तूनख्वा जाऊंगा, और ना ही मैंने इन सारी चीजों की तरफ बढ़ना है जो कि जाहिर है निजाम ने एक ऑफर करनी थी कि आपको हाउस अरेस्ट कर देते हैं। अब नाज़रीन एक खबर है, और ये बड़ी तशवीशनाक खबर है, और खबर जाहिर करती है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से या कितना ज्यादा कंट्रोल है या मैनेज ये चीजें। ये रिजवान खलजाई साहब ने ट्वीट किया है और ये लिखते हैं कि वफाकी काबीना ने पीका एक्ट 2016 के तहत एफबीआर को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करार दिया है। अब इसका मतलब क्या है? ये बड़ी खौफनाक किस्म की वारदात है। इसका मतलब यह है कि जो भी करप्ट सियासतदान या करप्ट अफसर, उसके टैक्सों की रिपोर्टिंग होगी, यानी जिस तरह से जनरल बाजवा साहब का वो 12 अरब रुपए निकल आई थी, उसके ऊपर जो रिपोर्टिंग हुई थी, उसके ऊपर जो खबरें छपी थी, उसके ऊपर जो डिटेल्स और वो सारा कट्टा चिट्टा बाजवा साहब का सामने आया था, तो अब ये इन्होंने एफबीआर को ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करार दे दिया है। यानी एफबीआर के किसी भी डाटा को लेकर या किसी भी चीज को लेकर कोई भी बंदा किसी भी सियासतदान के बारे में या किसी भी अफसर के बारे में अगर रिपोर्टिंग करेगा, कोई भी साफी रिपोर्टिंग करेगा, उसे पीका एक्ट के तहत मुकदमे में सजा का सामना करना पड़ेगा। पीका के तहत उसे सजा सुनाई जाएगी। कोई भी सरकारी एहलकार यानी जो ये मालूमात फराहम करेगा, उसे भी काली भेड़ों को बेनकाब करने पर सजा दी जाएगी। यानी कोई भी सरकारी अफसर भी अगर उसका ज़मीर जागा है, अगर उसके अंदर गैरत मौजूद है, अगर वो अपनी औलाद को हलाल का नवाला उनके पेट में डालना चाहता है और वो कोई भी मालूमात बाहर देता है, साफियों को देता है कि जनाब ये अफसर है, ये इसकी मुलाजमत है, इतना अरसा मुलाजमत किया, लेकिन ये जनाब जजीरे खरीद गया है, ये बड़े बड़े महलात बना गया, ये तो पूरे पूरे शहरों के शहर खरीद गया है, तो ये जनाब इसकी असल औकात है और असल इसकी शख्सियत है। लेकिन अगर किसी भी बंदे ने यह काम किया, ना तो रिपोर्टर बचेगा, ना वो अफसर बचेगा, और इसके लिए बाकायदा से कवानीन के अंदर तरमीम की गई है। अंदाजा लगा लें, ऐसे कवानीन मुल्क के अंदर बनाए जा रहे हैं। ये नॉर्थ कोरिया में होता है, जहां पर किम जोंग उन बैठा हुआ है, उसका बाप या वो सारे बैठे हुए फैमिली, यानी वहां पर मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में पाकिस्तान में भी शायद ऐसा हो जाए कि बाल जैसे आप
ایک خاندان کٹواتا ہے, آپ نے بال بھی ویسے کٹوانے, آپ نے کپڑے بھی ویسے پہننے, جو کہ نارتھ کوریا میں ہے, وہی ساری چیزیں شاید پاکستان کے اندر ہو جائیں گی اور اسی طرح سے معاملات کو چلایا جائے گا. اب یہ محض شرافت علی صاحب ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور یہ تصویر بھی باقاعدہ سے بڑے غور سے دیکھیں تصویر کو, اور یہ ایک بڑا گھنونا کردار ہے پاکستان کی حالیہ تاریخ میں. یہ لکھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں گھٹیا کرداروں کا اعلی کار مکافات عمل کے شکنجے میں پھنس گیا ہے. وہ گھٹیا اور مکروہ چہرہ جس نے عمران خان پر جھوٹے سائفر کیس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور سہولتکاروں کی صف اول کا ٹاؤٹ بنا رہا, درندہ صفت, وحشی, ڈائریکٹر کاؤنٹر ٹیررزم FIA ہمایوں مسعود سندھو, اپنی ہی ماتحت خاتون یعنی ان کے نیچے جو ایک خاتون کام کر رہی تھی, اس کے ساتھ ریپ کرتا رہا ہے, یعنی اس خاتون کے ساتھ زیادتی کرتا رہا ہے, ظلم کرتا رہا ہے. اسی خاتون کی شکایت پر اسے کل عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے. ایسے ضمیر فروش لوگ اسٹیبلشمنٹ کے اثاثے جو ہر گھٹیا اور مکروہ کاموں کے ماہر اور ماسٹر مائنڈ ہیں. یاد رکھیے گا, اچھا برا وقت گزر جاتا ہے پر برے کاموں پر اللہ تعالیٰ کی گرفت دنیا اور آخرت میں ضرور ہوتی ہے. اور آپ اندازہ لگا لیں کہ آج اس کی بیگم, آج اس کے بہنیں, آج ان کے جو خاندان والے ہیں, ان کے جو سسرالی ہیں, ان کے جو دوسری فیملی ہے, محلے داری ہیں, وہ کس منہ سے انہیں دیکھتے ہوں گے, یہ کیا منہ لگاتے ہوں گے, یہ کیا بتاتے ہوں گے کہ جناب اپنی ہی ماتحت خاتون کے ساتھ یہ منہ کالا کرواتے رہیں, اور وہاں پر جا کر پھر اس کے بعد یہ کس طرح سے گھنونا مقدمہ پاکستان کے اندر چلایا جاتا ہے اور کیا ساری صورتحال پاکستان کے اندر ہوتی رہی ہے. اب جو ایک جو انٹرویو بلکہ ایک ویلاگ ہوا ہے اور یہ محترمہ حاجن آسمہ شیرازی صاحبہ نے کیا ہے, تو حاجن صاحبہ کے مطابق شریف خاندان کے بیچ میں ایک جاسوس تھا, اور وہ جاسوس کیا کرتا تھا کہ اپنے ایئرپورٹ چھوڑ کر چلا جاتا تھا, اور ان ایئرپورٹس کے ذریعے وہ اپنے موبائل فون کو کنیکٹ کر کے لائیو سٹریمنگ کرتا تھا. تو جو بھی گفتگو یا بات چیت ہوتی تھی, یعنی کوئی ایسے بھی کرتا تھا تو حاجن صاحبہ کے مطابق وہ آگے پہنچ جاتا تھا اور باقاعدہ سے جاسوسی کروائی جاتی تھی. یہ آسمہ شیرازی صاحبہ کو سنیں. ان کے اندر کی ایک شخصیت جو کہ مخبری کرتے ہوئے شخصیت پائی گئی, وہ کس طرح سے اپنے پوڈز جو تھی, آئی پوڈز وہ بھول جاتے تھے, یا جس طرح کی بھی صورتحال تھی, یا جاتے تھے یا جاتی تھیں, یہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں کہ کیا ہے. لیکن شخصیت ظاہر ہے کہ ایک ہی ہے جو کہ بہت قریب رہی ہے مریم نواز کے بھی, شہباز شریف کے بھی, اور میاں نواز شریف کے بھی. ہمارے تک جو اطلاعات پہنچی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی خبر تھی جس میں بہت سے لوگوں نے بڑا ریئیکٹ بھی کیا, اور یہ سوشل میڈیا پہ بھی چلتی رہی. ہم نے بھی لوگوں سے بات کی کہ اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ کیوں آ رہی ہیں, اور بہت سارے جو PMLN کے اندر کے لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ ان کے پہلے سے کنسرنس تھے, خدشات موجود تھے, لیکن وہ اس بات کو کس طرح سے لوگوں تک پہنچاتے, یہ ایک بڑی, یا اپنی جو پارٹی لیڈرشپ ہے اس تک پہنچاتے, یہ ایک بڑا کنسرن تھا. ہوا یوں, اس میں 2-3 واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جس سے شک اور شبہ کا بہت زیادہ اضافہ ہوا, اور خاص کر کے مقتدر حلقوں کے ساتھ نواز شریف, مریم نواز اور کسی حد تک شہباز شریف کے بھی جو تعلقات ہیں وہ اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوئے. بالکل ابتدا کی بات کر رہی ہوں, یعنی جب مریم نواز اور نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں, اور پھر ان کی بیگم صاحبہ کے انتقال کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں, اور بیچ کا جو ٹائم تھا جس میں کہ وہ ابھی اڈیالہ جیل میں واپس نہیں گئے تھے اور مریم بی بی بھی باہر تھیں, تو ایسی باتیں جو ہیں وہ ان کی سنوائی گئیں کہ بالکل ان کے رابطے, یا جس طرح سے کہتے ہیں بات چیت کے سارے دروازے ٹوٹلی جو ہے وہ منقطع ہو گئے. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ایک خاص موقع کے اوپر مریم بی بی جو تھیں وہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اپسیٹ تھیں, اور جب انہوں نے بات جس طرح سے کی وہ اسی طرح سے پہنچی آگے, اور پھر واپس وہ پارٹی تک پہنچی, تو اس سے پارٹی کے بڑے کان کھڑے ہوئے. بہرحال نون لیگ یعنی اندازہ لگا لیں کہ یہ شہباز صاحب کو وسوسے ویسے نہیں آتے. یہ وسوسے آنے کی وجہ ہے کہ چونکہ ظاہر جاسوس پکڑے جائیں, ساتھ بیٹھا ہوا بندہ جاسوس نکل آئے, ساتھ بیٹھا ہوا بندہ اس کے جناب وہ ایئرپورٹس اور پتہ نہیں جاسوسی آلات اور وہ ساری چیزیں نکل آئیں, تو شہباز صاحب کو وسوسے آنے بنتے ہیں. ناظرین, یہ خبر آ رہی ہے اور یہ مختلف سورسز سے آ رہی ہے. ستور صاحب نے بھی اس کے اوپر باقاعدہ سے ویلوگ کیا ہے, اور خبر یہ ہے کہ جو UAE کا شیخ ہے جو پاکستان کے اندر آئے ہیں, اور جس طریقے سے ان کے ساتھ ملاقات بھی کی گئی ہے, بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں شہباز شریف صاحب سے بڑے سخت لہجے میں پوچھا ہے. انہوں نے کہا جناب یہ خان کے ساتھ آپ کیا کریں, یہ بتائیں مجھے کہ جناب یہ عمران خان یہ جو اندر بند ہے اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. ستور صاحب کو سنیں. پریزیڈنٹ مل کے انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے سوال کیا کہ یہ عمران خان صاحب کا آپ کیا کر رہے ہیں, اور انہوں نے مینشن کیا, انہوں نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف کو کہ عمران خان صاحب آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو UAE کے پرائم منسٹر ہیں شیخ راشد, یہ ان کے کلاس فیلو ہیں, اور یہ دونوں بہت اچھے آپس میں دوست ہیں. تو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ویل بینگ کے متعلق بہت زیادہ کنسرن ہے, اور وہ بہت تشویش رکھتے ہیں, تو آپ کیا کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے معاملے میں. اور اس پر شہباز صاحب نے کچھ بائیں کی, تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو اکانومی آپ ریوائز کرنے کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے.
तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जरा ये मामला भी तय कीजिए, और ये जो कुछ आप कर रहे हैं इस पर नजरसानी कीजिए। इससे पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आता नजर नहीं आ रहा, ये बड़ी तशवीश है हमारे यहाँ और हमारे दीगर दोस्त ममालिक के यहाँ भी। अब आपको एक बात बताएं, शेख मोहम्मद बिन जायद जो है, इनको MBZ कहा जाता है, और ये इतने ज्यादा बाअसर है मगरबी ममालिक में, चाहे वो यूरोप हो, बरतानिया हो या अमेरिका हो, कि मोहम्मद बिन सलमान, जिनको MBS कहा जाता है, जो सऊदी अरब के शेख नासिर वली अहद है, बल्कि अमली तौर पर वही हुक्मरान है, वो मोहम्मद बिन जायद को अपना मेंटोर कहते हैं। MBZ को अपना मेंटोर कहते हैं, क्योंकि जब MBS नए आए थे तो MBS के ताल्लुकात उस वक्त की ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से मोहम्मद बिन जायद ने बनाए थे। अगर आपको इसकी जरा डिटेल्स जाननी है तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने डिटेल्स स्टोरी की थी, हु इज MBZ, मोहम्मद बिन जायद, ठीक है, तो जरा स्टोरी जाके पढ़ लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि मोहम्मद बिन जायद अगर बात कर रहे हैं तो उनकी बात का क्या मतलब है। नाज़रीन, एक और स्टेटमेंट है, और ये समझ से नहीं बाहर है कि पाकिस्तान की जो अशराफिया है ये मुल्क से बाहर जाती है और वापस आकर ये अवाम को क्यों फुद्दू लगाने की कोशिश करते हैं, अवाम को क्यों बेवकूफ समझते हैं। शहबाज शरीफ साहब जापान जाते तो वो ज्यादा बेहतर था कि हु लेकर आए पाकिस्तान में, तो हु तक समझ आती थी, ठीक था, लेकिन मरियम साहबा उन्होंने आकर पढ़ा लिखा, बाज़ाहिर पढ़ लिख के गुफ्तगू करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं जनाब वो खौफनाक है। एक तो देखें, हमारी भी तालीम बड़ी कम है, तो मरियम साहबा जब सामने खड़े होकर वो कह रही थी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड से कैंसर को ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने सोचा ये मौजज़ा हो गया है, ये तो को कहानी है। अब इसके ऊपर जो पाकिस्तान का जो मेडिकल एसोसिएशन है, पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी है, जो कम्युनिटी है, उन्होंने चीखें मारी हैं। उन्होंने कहा मैडम ये क्या बता रही हैं, ये मामला तो हम कई सालों से शुरू कर चुके हैं और ये पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है, ये तो जनाब सदियों पुराना नुस्खा है जो आप आज आकर बता रही हैं। तो मेरे ख्याल में इन्हें कोई कम से कम 2-3 रिसर्चर इनके साथ मौजूद हूं। अब ये जो आया है ये मैं आपके सामने रख देता हूं, ये शहबाज गिल साहब ने भी इसे ट्वीट किया है और मुख्तलिफ और अकाउंट्स भी और डॉक्टर्स भी इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। मरियम नवाज की क्रायोथेरेपी के बारे में दावा मुकम्मल लाइल्मी और तालीम की कमी पर मबनी है, काश उन्होंने तहकीक की होती। क्रायोथेरेपी कोई नई चीज नहीं है, ये सदियों पुरानी है और यहाँ इसकी मुख्तसरन तारीख, यानी मरियम साहबा जो जिस चीज को बता रही है कि चाइना इतना आगे चला गया है कि स्टडी टूर के दौरान मुझे ये बताया गया कि ये कैंसर को जनाब इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। इट्स वेरी न्यू गाइज, इट्स वेरी न्यू। हमने भी यहां पर कहना शुरू कर दिया गाइज इट्स वेरी न्यू, लेकिन वो निकला गाइज इट्स वेरी ओल्ड। कदीम मिस्री, यूनानी और रूमी सर्द इलाज इस्तेमाल करते थे, ये 2500 कबल मसीह, बुकरात 360 440 कबल मसीह सूजश के लिए सर्द पट्टियां इस्तेमाल करते थे। 1850 जेम्स ऑर्नाट ने कैंसर के इलाज के लिए सर्द दर्जा हरारत की तकनीक इस्तेमाल की है। 1970 की दिहाई में तुशीरो यामोची ने घुटिया के इलाज के लिए मुकम्मल जिस्मानी क्रायोथेरेपी मुतारफ कराई। 2011 पहली WBC चैम्बर FDC से यह मंजूर हुई। काश मरियम अपने इलाज के लिए, यानी पाकिस्तान के अंदर भी ये सब चीजें मौजूद हैं, ये इलाज मौजूद हैं, लेकिन मरियम साहबा ने कहा कि जनाब ये एक बड़ी अलग तरीके का ट्रीटमेंट है कैंसर के हवाले से। मैं ये बाहर से लेकर आई हूँ, ये मेरा स्टडी टूर है, लेकिन बाद में जाकर वो पता चला कि जनाब ये पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है, ये यहाँ पर भी होता है और ये इसी तरीके से चलाया जाता है। लिहाजा इसके अंदर कोई भी नई चीज या नई बात इसके अंदर मौजूद नहीं है। मज़ीद अपडेट करेंगे, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।